नमस्कार साथियों। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को लेके इन दिनों मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और इस संदर्भ के अंदर हम चल रहे हैं इन दिनों परिभाषा खंड में यानी डेफिनेशन क्लोज में। और डेफिनेशन क्लोज के अंदर जैसा कि मैंने बताया था कि वो फैक्ट्रीज एक्ट किस पे लागू होगा, फैक्ट्री के ऊपर। कारखाना अधिनियम कहाँ लागू होगा कि कोई प्रीमाइसिस कारखाने की परिभाषा में आता हो। जब तक कोई प्रीमाइसिस या कोई संस्थान कारखाने की परिभाषा में नहीं आ सकता, तब तक उसके ऊपर कारखाना अधिनियम के प्रावधान क्या लागू होंगे? स्वाभाविक है आपका जवाब होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फैक्ट्रीज एक्ट की परिभाषा फैक्ट्रियों पे लागू होती है। हर कौन से संस्थान फैक्ट्री कहलाएंगे, इस पे मैं आज आपसे चर्चा करूँगा। और ये चर्चा करने से पहले, जैसा कि मैंने बताया था कि इसका ये निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई संस्थान फैक्ट्री है, सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, कि क्या उस संस्थान में, उस प्रीमाइसिस के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही है या नहीं चल रही। संपादित कोई कार्य जो किया जा रहा है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग की परिभाषा में आता है या नहीं आता। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जो परिभाषा है उसका हमने विस्तार से अध्ययन किया। उसके संदर्भ के अंदर जितने भी जो केस लॉज थे उनको भी जानने का प्रयास किया। फिर इसी दौरान हमने वर्कमैन की परिभाषा को भी समझा कि जो वर्कमैन है उसकी परिभाषा के अंदर हमने ये जानने की कोशिश की कि किस व्यक्ति को कर्मकार या वर्कमैन माना जाएगा। और इन दोनों परिभाषाओं को देखने के बाद ये पता लगा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर लगभग सभी क्रियाओं को उसमें शामिल कर दिया गया, फिर चाहे वो पावर जनरेशन, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसमिटिंग से संबंधित हो, या वाटर पंपिंग से हो, सीवेज से संबंधित हो, ऑयल पंपिंग हो, प्रिंटिंग हो, और वेयर हाउस में किसी वस्तु को संरक्षित रखने से संबंधित हो, या फिर संबंधित हो जो इस बात को लेके कि जो शिपिंग जो कॉरपोरेशंस हैं जहाँ पे जलयानों और पोतों का निर्माण किया जाता है या उनको तोड़ के अलग किया जाता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण था वो ये था कि किसी वस्तु या पदार्थ के उपयोग, विक्रय, परिवहन, परिधान की दृष्टि से उस वस्तु का भी निर्माण, परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन, पूर्णीकरण, विभूषण, तोड़ना, साफ करना, गिरा देना, पुनः उसको फिट कर देना, अनुकूलन करना यानी कि ट्रीटनिंग करना या उसका अन्यथा संस्करण करना। ये एक विस्तृत परिभाषा थी जिसके अंदर लगभग उस प्रोसेस को शामिल किया गया। इसमें जो मुख्यतः जो हमने देखा है कि चाहे वो केस पंजाबी का केस हो जिसमें चूड़ियों पे नक्काशी के काम को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस माना गया, गेटवे ऑटो सर्विसेज का केस था जिसमें पेट्रोल पंपों को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में शामिल माना गया। इसी तरह से क्षेत्रीय निर्देशक ESI कॉरपोरेशन वर्सेस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गंगानगर का था, जिसके अंदर जो वाटर पंपिंग से संबंधित जो काम थे उनको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझा गया। इसी तरह से न्यू ताजमहल कैफ़े बेंगलोर का केस था जिसमें ये कहा गया था कि बेचने के उद्देश्य से, सेलिंग पर्पज से, सेल के पर्पज से खाद्य पदार्थों का निर्माण और उसको संरक्षित करके रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में रखना, उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस माना गया। नमक बनाने को जिसमें भवांडीवाला वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे था उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस माना गया। और बीड़ी बनाने को जिसमें राजनगाम सचिव जिला बीड़ी यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु और चिंतामणि राव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और BP गोपाल राव वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन तीनों केसेस में जो बीड़ी बनाना जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस माना गया। और इसी तरह से कर्मचारी की जो कर्मकार की, वर्कमैन की जो परिभाषा थी उसमें हमने ये जाना कि ज़रूरी नहीं है कि नियोजक के ज्ञान हो, यानी कि किसी भी व्यक्ति को नियोजक के ज्ञान से या ज्ञान के बिना प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, जिसमें ठेकेदार भी शामिल है, उसके द्वारा उसको नियुक्त किया जा सकता है, चाहे मजदूरी का भुगतान हो या ना हो, महत्वपूर्ण ये भी नहीं है। और किस में शामिल किया जाए, या तो अभिनिर्माण प्रक्रिया में शामिल है या फिर अभिनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित किसी यंत्र या परिसर के साफ सफाई में, या किसी अन्य जो सबऑर्डिनेट कोई सेवा है, कोई आनुषंगिक कोई सेवा है, उसमें व्यक्ति वो सम्मिलित है तो उसको वर्कमैन माना जाए। और इसमें हमने जो महत्वपूर्ण जो था वो ये था कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के रिलेशन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो उसमें ये था कि भाई
सुपरविज़न का जो पावर है वो महत्वपूर्ण है, ना कि धन या पत्ती जिससे कार्य संपादित किया जाता है। और फिर हमने इसके विविध पहलुओं का अध्ययन करते हुए आज मैं आपके साथ बात करूंगा अब कि आप फैक्ट्री की परिभाषा में किसको शामिल करेंगे। देखिए, जो फैक्ट्री की जो परिभाषा है वो सेक्शन 2M में दी गई है। कारखाना अधिनियम के सेक्शन 2M में फैक्ट्री की परिभाषा दी गई है। उसमें ये कहा गया है कि कारखाना से तात्पर्य उसकी क्रय सीमाओं सहित ऐसे परिसर से है जिसमें 10 या अधिक व्यक्ति काम करते हैं या पिछले 12 महीने के किसी भी दिन काम कर रहे थे, जहाँ पे शक्ति की सहायता से यानी कि बिजली की सहायता से, पावर की सहायता से कोई अभिनिर्माण प्रक्रिया यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलाई जा रही है या साधारण तौर पे चलाई जाती है। देखिए, 10 या अधिक व्यक्ति काम करते हैं कहाँ, जहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलाई जा रही है या साधारणतः चलाई जाती है, पिछले 12 महीने के दौरान किसी भी दिन काम कर रहे थे या आज के दिन काम कर रहे हैं या साधारणतः काम करते हैं। कितने व्यक्ति? 10 व्यक्ति। और जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शक्ति की सहायता से चलाई जा रही है और जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शक्ति की सहायता से नहीं चलाई जा रही यानी कि विदाउट पावर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है, तो वहाँ पे 20 व्यक्ति काम करते हैं या पिछले 12 महीने के दौरान किसी भी दिन काम कर रहे थे। 10 या 20, विद पावर 10, विदाउट पावर 20। सीधा और स्पष्ट सा है। लेकिन कोई खान जो कि खान अधिनियम 1952 के अंतर्गत यानी कि कोई माइन या संघ के सशस्त्र बल की चलती फिरती इकाई या रेलवे रनिंग शेड, और जो महत्वपूर्ण है वो है होटल, उपहारगृह या भोजनालय कारखाने की परिभाषा में नहीं आएंगे। देखिए, यहाँ पे आके एक विवादास्पद एक विषय हो जाता है कि होटल, रेस्टोरेंट या खाने पीने का जो स्थान है उसको कारखाना शब्द की परिभाषा में रखा जाए या ना रखा जाए। देखिए, खाने पीने के सामान को अभिनिर्माण प्रक्रिया में शामिल माना गया है और इस संदर्भ के अंदर हमने न्यू ताज महल कैफ़े बेंगलोर के केस को भी डिस्कस किया था और उसमें जो परिभाषा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसमें लिखा भी गया है कि भाई शीतागार में वस्तुओं को संरक्षित रखने की प्रक्रिया को भी हम मानेंगे। और इसी तरह न्यू ताज महल कैफ़े बेंगलोर के केस के अंदर ये स्पष्ट भी कर दिया गया था कि बेचने के पर्पज से फॉर सेल यदि खाने पीने की वस्तु को फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में संरक्षित रखा जाता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है यानी कि अभिनिर्माण प्रक्रिया है। लेकिन 1976 के संशोधन से कारखाना अधिनियम में संशोधन हुआ 1976 में, उसमें पूर्णतः स्पष्ट कर दिया गया कि होटल, रेस्टोरेंट और खाने पीने का स्थान कारखाने की परिभाषा में फैक्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। ध्यान रखने योग्य बात है, चाहे उसमें कितने व्यक्ति काम करने लग रहे। होटल, उपहारगृह और भोजनालय नहीं आएंगे, सशस्त्र बल की चलती फिरती इकाई और रेलवे रनिंग शेड नहीं आएंगे, और कोई खान जिसके ऊपर माइनिंग एक्ट है, जो माइंस एक्ट है 1952 का 1952 का लागू होता है, वो नहीं आएंगे। कौन आएंगे, कहाँ आएंगे? जहाँ पे विद पावर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलाई जा रही है वहाँ पे 10 व्यक्ति काम करते हैं या पिछले 12 महीने के दौरान किसी दिन काम कर रहे थे। जहाँ विदाउट पावर है 20 व्यक्ति काम करते हैं या पिछले 12 महीने के दौरान किसी दिन काम करने लग रहे थे। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि भवांडीवाला वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, इसमें जो समुद्र से जो खारा पानी से जो नमक बनाने का प्रोसेस है वो बड़े विस्तृत क्षेत्र के अंदर किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसे बहुत इस विस्तृत क्षेत्र में यदि कोई छोटी सी छाया भी है, कोई छाँव भी है, कोई शेडो भी है, कोई इस तरह का कोई शेड भी उन्होंने बना रखा है तो फिर कारखाने की परिभाषा में शामिल माना जाएगा। लेकिन एक बात ये रहती है कि ज़रूरी ये भी होता है कि जो मुख्य जो यूनिट है वो कारखाने की परिभाषा में आनी चाहिए। जैसे PSS सुंदर राव, जनरल सुपरिटेंडेंट वर्सेस
कारखाने निरीक्षक वेल्लोर का एक केस था। इसमें ये बताया गया था कि प्रश्न ये था कि एक मेडिकल कॉलेज की जो लॉन्ड्री थी, जहाँ पे कपड़े धुलते थे वहाँ के हॉस्पिटल के, तो क्या उसको आप कारखाने की परिभाषा में शामिल करेंगे क्या? तो जब ये कहा कि जब मुख्य जो संस्थान है उसका वो ही यदि उसमें शामिल नहीं आता, उसके कार्य की जो सर्वोपरि प्रकृति है यदि वो कारखाने की परिभाषा में नहीं आती, जो आनुषंगिक जो क्रियाएं हैं वो भी कारखाने की परिभाषा में शामिल नहीं होंगी। तो वस्तुतः ये जो परिभाषा है इसने भी काफ़ी विस्तार से अपने आप में सब चीज़ों को समाहित किया वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को लेके। अगले जो कुछ वीडियो आएंगे उनमें मैं आपसे बात करूंगा कि वेलफेयर से संबंधित, श्रमिकों के स्वास्थ्य से संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित क्या क्या प्रावधान है, महिलाओं से संबंधित क्या प्रावधान है, बच्चों से संबंधित क्या प्रावधान है। और तब तक के लिए नमस्कार।